वेलकम टू माय चैनल, इट्स बी सिमरन जहानी। तो ऑल द क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी राइटिंग एंड सिटी लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो चैप्टर गाइस हम पहले से पढ़ चुके हैं। 11th की हिस्ट्री का पूरा सिलेबस मैं आपको अपने चैनल पे पढ़ा रही हूँ। हिस्ट्री नहीं, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश ऑल्सो। तो वो सब आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्लेलिस्ट से देख सकते हो। ये हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज है, क्वेश्चन बैंक जिसे हम कह रहे हैं। यहाँ में जो हमारा पहला चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ, जो हमने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करने वाले। ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, वही है जो आपको आपके फाइनल एग्जाम में दिख रहे होंगे या प्री बोर्ड्स के अंदर, आई मीन टू से आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं, आपके जो स्कूल के एग्जाम हैं, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन है। बस आप इन्हें पढ़ लीजिए, कुछ और आपको जानने की एनसीईआरटी में जरूरत ही नहीं है। बस इन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है और एक बार राइटिंग एंड सिटी लाइफ का चैप्टर पढ़ लेना है। चैप्टर की वीडियो कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंगे मैंने चैप्टर की वीडियो का भी। गो एंड सर्च ऑन यूट्यूब सिमरन सहानी राइटिंग एंड सिटी लाइफ, आपको चैप्टर मिल जाएगा। क्योंकि जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। रट्टाफिकेशन नहीं करनी है हिस्ट्री के अंदर। तो बस 1 से सवा घंटे की वीडियो है, आई थिंक सो 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट की, उसे देखो और इन क्वेश्चन को कर लो। 4 दिन लगेंगे चैप्टर पूरा कंप्लीट। सो लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक हमारा ऐसा रहेगा कि मैंने इसमें एमसीक्यू भी लगा दिए हैं, शॉर्ट भी लगा दिए, लॉन्ग भी लगा दिए हैं। ठीक है, वैसे अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो एमसीक्यू पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है तुम्हारे को। जितने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन लगा लोगे, एमसीक्यू उन्हीं में बीच बीच में छुपे होते हैं। बट स्टिल हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे चैप्टर का रिविजन होता है कि हाँ हमें आता है या नहीं आता, एंड फॉर्मेट भी प्रैक्टिस होता है। तो पहला क्वेश्चन है, इन द 2000 BCE द सिटी दैट फ्लरिश्ड as the royal capital of Mesopotamia was। 2000 BCE की पूछी गई है। मरी, उरुक या कालीबंगन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है मरी सिटी। अगर आपने मेरे से चैप्टर पढ़ा है तो आप 20 सेकंड्स में इसका आंसर दे सकते थे कि दीदी ये तो मरी सिटी थी। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विद विच पर्सन द फर्स्ट इवेंट ऑफ सुमेरियन ट्रेड इज एसोसिएटेड। सुमेरियन ट्रेड सबसे पहले कब हुआ था? किन्होंने ट्रेड की शुरुआत कराई थी? पूरी एक पोयम, एक पूरी एपिक गिवन है आपकी बुक के अंदर, जो मैंने आपको समझाया था। पहला, द एंशिएंट रूलर ऑफ उरुक सिटी एंड मेरकर, एंशिएंट रूलर ऑफ लेबनान सिटी एंड मेरकर, या फिर नाइल सिटी एंड मेरकर, या अरल सिटी एंड मेरकर। तो करेक्ट आंसर है उरुक सिटी के जो थे हमारे रूलर एंड मेरकर, उन्होंने, याद है ना आपने उनको बोला था लेपिस लजुली पत्थर ले जाने के लिए, वहां से लेकर आओ अराटा के जो है किंग से, और फिर वो सूसा सिटी के लोग उसको छोटे छोटे देख रहे थे। जो वो पूरी कहानी है वहां पे हो रहा है कि उनको चाहिए थे मंदिर के लिए लेपिस लजुली। तो भाई मेसोपोटामिया वालों पे लेपिस लजुली तो था नहीं, तो ये किंग इतने ज्यादा समझदार थे, इन्होंने कहा कि मैं अनाज देके उनसे या कुछ भी किसी भी तरीके से मैं खरीद लूंगा। तो वो खरीदना क्या है? खरीदना है ट्रेड। तो बिजनेस की शुरुआत कहीं ना कहीं, ट्रेडिंग की शुरुआत यहाँ से हुई थी। कहां से? हमारे सुमेरियन सिटी से। और किन्होंने करी थी? किंग एंड मेरकर ने करी थी। इवन राइटिंग की शुरुआत भी इन्होंने ही करी थी एज पर दिस बुक। बुक मतलब हो गया मतलब हमारा एज पर देयर हिस्ट्री। इनाना वॉज द गॉडेस ऑफ, इनाना कौन थी? द मून, द लव एंड वॉर, विंड या फिर फायर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कॉमेंट सेक्शन में कि जो इनाना गॉडेस थी वो कौन सी गॉडेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग असुरबानीपाल, ठीक है, हैड कलेक्टेड अ लाइब्रेरी एट हिज कैपिटल। और उनकी वो लाइब्रेरी कहाँ थी? अब ये किसी बच्चे ने अगर मेरे चैनल से पढ़ा है वीडियो को तो आपको पता होगा ये कहाँ की बात हो रही है, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी का लास्ट में बॉक्स बना होता है बच्चे उसे छोड़ देते हैं, यार ये तो चैप्टर खत्म, लास्ट वाली येलो डिब्बे को कौन पढ़ा है। बट उस येलो डिब्बे में से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये उसमें से है, अर्ली आर्कोलॉजिस्ट और अर्ली लाइब्रेरी, ऐसे कुछ करके जो हमारा टॉपिक है। तो असुरबेनीपाल ने जो लाइब्रेरी बनाई थी, कहाँ बनाई थी आपको ये बताना है। उरुक में, मरी में, नाइनेव में। तो करेक्ट आंसर है C1, नाइनेव में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉर कैप्टिव्स, वॉर कैप्टिव मतलब जिनको वॉर में सोल्जर्स को, जैसे जो हार गए उन्हें पकड़ नहीं लिया जाता वो, एंड लोकल पीपल हु वर पुट टू वर्क फॉर द टेम्पल फॉर द रूलर वर पेड इन व्हाट। जो लोग टेम्पल के लिए काम करते थे, चाहे वॉर कैप्टिव हो या जो भी लोग हो, तो रूलर उन्हें क्या पैसा पे करता था? ब्रॉन्ज के टूल पे करता था, कैटल देता था, कॉइन देता था, या राशन? तो उनको अनाज मिलता था क्योंकि वो इनके पास एबंडेंस में था। द अकमेंडेंस ऑफ ईरान कॉन्कर्ड बेबीलोन इन। तो बेबीलोन को कब कॉन्कर करा था उसने? तो इसका करेक्ट आंसर इज 539 BCE। बट फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, ये मैंने सही लिखा है ना। और ये भी हमारा जो वो लास्ट येलो वाले बॉक्सेस हैं बुक में, उसमें से है क्वेश्चन। द मेसोपोटामिया सिटी विच वॉज सिस्टमैटिकली एग्जैक्युएटेड इन द 1930 वॉज। कौन सी सिटी को 1930s में एग्जैक्युएट करा गया था? तो उरुक, उर, मरी या फिर नाइनेव। तो करेक्ट आंसर इसका उर है। इन अ डैश पार्ट ऑफ सदर्न इराक द फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग इमर्ज्ड। कहाँ पे फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग इमर्ज हुई थी? मेसोपोटामिया के कौन से एरिया में? प्लेन्स में,
डेजर्ट एरिया में, माउंटेन्स में, या हिली में? तो जैसे तुम्हें पता है मेसोपोटामिया में एक जगह प्लेन एरिया, एक जगह डेजर्ट एरिया, एक जगह माउंटेन्स है, तो कौन से वाले एरिया से ये राइटिंग सिस्टम, ट्रेड सिस्टम शुरू हुआ था? तो करेक्ट आंसर इज डेजर्ट एरिया से हुआ था, क्योंकि जो सुमेर और अकड़ किंगडम थे यहीं से ये सब शुरू हुआ लिखना पढ़ना। ये कहाँ थे? ये डेजर्ट वाले इलाके में थे। तो करेक्ट आंसर इज बी। द किंग हु रिलीज बेबीलोनिया फ्रॉम असीरियन डोमिनेशन 625 BCE कौन थे? अलेक्जेंडर, नबोनिपस, नेबापोलसार या सारगॉन? तो करेक्ट आंसर इज C1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नबोनिदस men brought to him a broken statue inscribed with the name of which king? ये भाई अगर नहीं आता है तो ये भी वो येलो बॉक्स में से आखिरी में से कि ये एक आर्कोलॉजिस्ट टाइप के थे, ये वाले जो हमारे किंग थे नबोनिदस। इनको क्या था कि पुरानी पुरानी चीज़ों को उस समय में अपने पुराने महाराजाओं की मूर्तियाँ वगैरह ये इकट्ठे करते थे, स्टैचू। तो एक बार इनके पास एक स्टैचू आता है बहुत फेमस किंग का। वो कौन से किंग थे? सारगॉन किंग ऑफ अकड़, बेबीलोनिया के किंग, नबोनिदस या एनमेरकर? तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन, सारगॉन किंग थे अकड़ किंगडम के। उनका एक टूटा हुआ स्टैचू इनके पास आता है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इसको रिस्टोर करा के रखूंगा। तो खुद ही हिस्टोरिकल थे ये, तो खुद ही पुराने ज़माने के थे, बट ये अपने से भी पुराने ज़माने की चीज़ों को स्टोर करके रखते थे। तभी जो लास्ट के दो टॉपिक है उसका नाम है अर्ली आर्कोलॉजिस्ट। जैसे आज के ज़माने के आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, ये उस ज़माने के आर्कोलॉजिस्ट थे। कौन? नबोनिदस। और एक अर्ली लाइब्रेरी। ठीक है, ये कुछ MCQs थे। MCQs मैंने वो रखे हैं जो बिल्कुल हटके MCQs थे, जो तुम मतलब तुम्हारा ध्यान भी ना पड़े कि यार इन्हें हमें पढ़ लेना चाहिए। अब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे हैं हमारे, बस इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एक तो पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और इसके ऊपर क्वेश्चन कोई आएगा भी नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज मेसोपोटामिया? तो मेसोपोटामिया इज इन द रिपब्लिक ऑफ इराक। इट इज सिचुएटेड बिटवीन टू वर्ल्ड फेमस रिवर्स यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस के बीच में ये है। द एंशिएंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ऑल्सो फ्लरिश्ड इन दिस रीजन। अब आपको एक काम करना है, ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है मैं स्लोली रीड करूंगी और तुम्हें हिंदी में समझा भी दूंगी। तुम एक कॉपी लेकर आओ और इनको नोट डाउन करना शुरू कर दो अब मेरे साथ में ही नोटबुक पे। अगर तुमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है, तुम्हारे नोट्स बन गए, लर्निंग हो गई और रटाफिकेशन नहीं करना होगा। प्लस आपका इसका डिटेल जो PDF है वो भी मेरी Instagram ID पे मिल जाएगा। मेरी 2 Instagram ID, एक मेन अकाउंट है जहाँ पे हम बातचीत करते हैं एंड पोस्ट वहाँ डालती रहती हूँ मैं, बट एक सेकंड अकाउंट है जिसका नाम है सिमरन सहानी नोट्स। वहाँ पे सिर्फ नोट्स आते हैं हम ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के, आपके इंग्लिश के हो गए और आपके जो है आपका जो फिजिकल एजुकेशन के, हर चैप्टर के नोट्स वहाँ पे एक्सक्लूसिव डलते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर योर रिविजन, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नोट्स का भी लिंक लगा दिया और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो फिर तुम्हें जैसे अगर कुछ रह गया हो तो वहाँ से रिवाइज हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया वर्ड का मीनिंग क्या है? तो वर्ड मेसोपोटामिया डिराइव हुआ है 2 ग्रीक वर्ड से, मेसोस और पोटामोस। मेसोस मतलब होता है मिडल, बीच में, और पोटामोस मतलब होता है रिवर। तो 2 बीच के रिवर का जो शहर था या जगह थी उसको हमने कहा मेसोपोटामिया। व्हाट आर द सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए क्या क्या सोर्सेज है हमारे पास? तो हमारे पास क्ले की टैबलेट्स है, हमारे पास बाइबल का ओल्ड टेस्टमेंट है, ब्रिटिश म्यूजियम्स है, टेक्स्ट है, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स है। ठीक है, वैसे इसमें आप ब्रिटिश म्यूजियम मत लिखना, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स लिख देना बस, ब्रिटिश म्यूजियम मत लिखना। चलो, व्हाई इज मेसोपोटामिया कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बाय यूरोपियंस? गिव रीजन। ये भी मत लिखना, बाइबल एंड ओल्ड टेस्टमेंट, ये इनको हम नहीं कहेंगे कि ये एग्जैक्टली थी। क्ले टैबलेट्स थे, टेक्स्ट थे और आर्कोलॉजिकल रिमेन्स, ये मेन सोर्सेज हैं। ठीक है, व्हाई इज मेसोपोटामिया कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बाय यूरोपियंस? गिव रीजन। यूरोपियंस को क्यों इंटरेस्ट आ रहा था, वो मेसोपोटामिया में जाके खुदाई क्यों कर रहे थे? मेसोपोटामिया इज इन प्रेजेंट इराक। तो इराक जाके ये क्यों जाके जो है वहाँ खुदाई कर रहे थे? तो वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये जो मैंने यहाँ रिसोर्स लिखी है इसी से रिलेटेड है। जो बाइबल का ओल्ड टेस्टमेंट है उसमें एक स्टोरी गिवन है नोहा के आर्क की, अगर तुम्हें पता हो तो, कि जो नोहा थे उनको भगवान जी ने बोला था कि दुनिया अब खत्म होएगी, तो आप क्या करो, एक जहाज बनाओ और उसके ऊपर हर एक एनिमल का 2-2 पेयर रखो जिससे वो आगे रिप्रोड्यूस कर पाए, और साथ ही के साथ में बीज रखने हैं आपको, जो सीड होते हैं हर एक फसल के, उन्हें लेके अपने परिवार को लेके आप उस पर बैठ जाओ। जो फ्लड आएगी उसमें आपको कुछ नहीं होगा, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू वर्ल्ड। ठीक है, ये एक ऐसी स्टोरी है, बहुत सारे कल्चर्स में ऐसी ऐसी स्टोरी है, तो इनके में भी ऐसी ही एक स्टोरी फेमस थी, इस वजह से ये यहाँ जाके बहुत ज़्यादा सर्च करते थे। और दूसरा, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जो है एक ऐसी सिटी का नाम लिखा गया था जो पकी हुई ईंटों की बनी हुई थी, और ऐसी सिटी कौन सी थी उस ज़माने में? यही थी सुमेर। तो इस वजह से वो जाके यहाँ पे जो है खुदाई करके देखते थे। तो इन द ओल्ड टेस्टमेंट देयर आर रेफरेंस अबाउट अ सिटी विच रेफर टू शिमार। तो ओल्ड टेस्टमेंट में एक सिटी का नाम गिवन है जिसका नाम है शिमार। शिमार और सुमेर कहीं ना कहीं मिलता जुलता लगता है ना। इट क्लियरली रेफर्स टू मेसोपोटामिया बिकॉज
अर्ली प्लान्ड सिटीज़ एग्जिस्टेड दियर। तो शिमार मतलब क्या था, एक ऐसा शहर जहाँ पे पकी हुई ईंटों के शहर बना हुआ है। तो ओल्ड टेस्टमेंट इज सो ओल्ड, उसमें जब उसके बारे में था तो इन्हें लगा कि शायद ये जो सुमेर है, जिसके बारे में मेसोपोटामिया का जो सुमेर है, यहाँ पे हमारे भी कुछ पूर्वज हो, तो ये वहाँ जाके फिर खुदाई करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप्ड इन मेसोपोटामिया। लिखना पढ़ना मेसोपोटामिया में शुरू कैसे हुआ और कैसा था। तो द साइंस फिक्स्ड फॉर राइटिंग स्पोकन साउंड्स आर कॉल्ड अ स्क्रिप्ट। फिक्स्ड फॉर राइटिंग स्पोकन साउंड्स आर कॉल्ड अ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब क्या होती है, जो लिखन, जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं कह रही हूँ ए, तो ए बनाने का तरीका हमारा ए है और ए की एक साउंड है, तो ये हो गई स्क्रिप्ट हमारी। ठीक है, तो मेसोपोटामियंस टू हैड देयर ओन स्क्रिप्ट। वो क्यूनिफोरम वाली इनकी वो किलो जैसे जो इनके अक्षर थे वो इनकी स्क्रिप्ट थी। दे बिगैन टू राइट व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। आपको पूरी एक स्टोरी बता रखी है, उन्होंने लिखना कब शुरू करा, जब उन्हें रिकॉर्ड करने थे ट्रांजैक्शन कि भैया गाँव में से जो है ना इतना अनाज आया, उसमें मंदिर में इतना स्टोर हुआ, इसको इतना अनाज गया, इतनी भैंस यहाँ गई और इतनी सारे जो है फसल यहाँ पे गई, इतना सारा दूध जो है निकल के यहाँ पर दिया गया, मतलब कि लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करा गया। तो इतनी सारी चीज़ें जो है, इसके बदले में हमने लैपिस lazuli खरीदा, तो हिसाब किताब करना होता है ना, उसके लिए इन्होंने सबसे पहले लिखना शुरू करा था। ठीक है, बिकॉज इन सिटी लाइफ ट्रांजैक्शंस अकर्ड एट डिफरेंट टाइम्स एंड इन्वॉल्व्ड मेनी पीपल एंड अ वैरायटी ऑफ गुड्स। इसको इंग्लिश में आप ऐसे लिखोगे, हिसाब किताब करा गया। अराउंड 3200 BCE द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स वर रिटन। पहली टैबलेट्स हमें कब मिली, 3200 BCE से। दीज टैबलेट्स कंटेन पिक्चर लाइक साइंस एंड नंबर ऑफ लिस्ट। एक और चीज फोटो सी बनी होती थी, जैसे एक एनिमल सा बना हुआ और उसके आगे साइन था। लिस्ट ऑफ अराउंड जैसे 5000 ऑक्सन, फिश, ब्रेड एक्सेट्रा हैव बीन फाउंड। दीज लिस्ट आर प्रोबेबली ऑफ गुड्स विच वर ब्रॉट इनटू और डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ उरुक सिटी, अ सिटी इन द साउथ। तो उरुक सिटी के टेम्पल का एक रिकॉर्ड हमें मिला था, वो थी पहली टैबलेट, पहला राइटिंग का रिमेन, पहला राइटिंग का एविडेंस जो हमें मिला था। आपको ये क्वेश्चन लर्न करना है पूरा ऐसे ही। Which type of cities came into prominence in Mesopotamia civilization? तो 3 टाइप की सिटीज थी, रिलीजियस टाउन, ट्रेडिंग टाउन, इम्पीरियल टाउन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड मेसोपोटामियन टैबलेट कंटेन्ड व्हेन वर दोज टैबलेट्स रिटन। तो मेसोपोटामियन टैबलेट्स के अंदर क्या क्या होता था, सिंबल और नंबर होते थे, उनमें साइंस भी थे, सिंबल भी थे, और जो एक हमें मिली थी उसमें यही जो फिश ब्रेड वाली मिली थी ना 3200 BC में, उसका आप एक एग्जाम्पल लिख देना। Give some facts to show geographical diversity that existed in Iraq, या फिर आप मेसोपोटामिया कह सकते हो। जो जोग्राफिकल जो डिफरेंसेस थे कि नॉर्थ में ऐसा था, साउथ में ऐसा इलाका था, सिंपल बस आपको ये बताना है। तो इराक या फिर आप लिखना मेसोपोटामिया एग्जिबिटेड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी एज एविडेंस बाय द फॉलोइंग पॉइंट। द नॉर्थ वेस्ट जो है पहला पॉइंट है, रीजन बोस्ट्स लश ग्रीनरी एंड इट्स अडॉर्न्ड विद माउंटेन रेंजेस फीचरिंग क्लियर स्ट्रीम्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में वहाँ पे माउंटेन्स थे और स्ट्रीम्स थी। सेकेंड, अबंडेंट रेनफॉल इन दिस एरिया सपोर्ट्स क्रॉप कल्टिवेशन। तो यहाँ पे भी क्रॉप हो जाती थी क्योंकि बारिश अच्छी थी। अब नॉर्थ पार्ट की बात करते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ नॉर्थ की बात कर रहे हैं। फीचर्स ऑफ वास्ट अपलैंड नोन एज स्टेपी। यहाँ पे एक अपलैंड था जिसे स्टेपी कहते हैं, यानी कि जहाँ बहुत घास होती है और जहाँ पे गाय भैंस और जितनी भी कैटल होती है उनको वो लोग पालते हैं, पशुओं को, और उनको अपना लाइवलीहुड वहीं से चलाते हैं और एग्रीकल्चर भी करते हैं। ईस्ट की अगर हम बात करें, रिवर टिग्रिस है एंड वो जो है कम्युनिकेशन का चैनल प्रोवाइड करती है। और अगर हम बात करें अपना नंबर 4 यहाँ पे मिसिंग हो गया है, सॉरी, अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ पे तो डेजर्ट वाला इलाका ही था और वहाँ पे पूरा का पूरा आपको पता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके सुमेर किंगडम, अकड़ किंगडम हुए, वो डेजर्टेड एरिया से ही जो है वो शुरू हुए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्रीकल्चर इन द साउथ मेसोपोटामिया वो समटाइम सब्जेक्टेड टू हैजार्ड्स। तो इनके जो साउथ एरिया के अंदर डेजर्ट में आपको पता है ना एग्रीकल्चर इनका होता था। बताओ कैसे कर पाते थे ये डेजर्ट में एग्रीकल्चर, बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कैसे करते थे। जो रिवर आती थी दोनों यूफ्रेट्स और टिग्रिस का पानी, वो डेजर्ट में जो है उसकी मिट्टी से ऐसे चैनल्स बनाता था और इस वजह से ये लोग जो डेजर्ट में तो कोई खेती हो ही नहीं सकती, ये लोग कर पाते थे क्योंकि इनके पास फाइन मड आती थी रिवर से और रिवर का पानी भी आता था डेजर्ट एरिया के अंदर। तो इन स्पाइट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी एग्रीकल्चर इन साउथ मेसोपोटामिया वॉज समटाइम सब्जेक्टेड टू हैजार्ड। बट कभी कभी प्रॉब्लम्स भी होती थी, कुछ नेचुरल प्रॉब्लम होती थी, कुछ मैन मेड। तो ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है उनके एग्रीकल्चर को क्या नुकसान होते थे। तो नेचुरल फैक्टर की अगर हम बात करें तो समटाइम द नेचुरल आउटलेट चैनल्स ऑफ द यूफ्रेट्स वर फ्लडेड विद वाटर विच लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप। जैसे कि ये यूफ्रेट्स रिवर आ रही है, ये डेजर्ट है, तो कई बार बहुत ज़्यादा पानी आ जाता था और फिर डेजर्ट की मिट्टी तो उसे रोक नहीं पाती थी, तो ज़्यादा पानी की वजह से क्रॉप फ्लड हो जाती थी।
Sometimes the outlet channels of Euphrates would change their course altogether, consequently field would dry up. अब देखो क्या होता था, जैसे ये रिवर आई है, ये डेजर्ट की सैंड है और यहाँ पे खेत है. अब भैया रिवर की अपनी मर्जी, ये डेजर्ट की सैंड में से चैनल यहाँ नहीं खुला, अब की बार जो है रिवर इस तरफ को बह के चली गई, तो भाई ये खेत यहाँ पे सूखा रह जाएगा, इसको तो पानी नहीं मिला ना, यहाँ तो पानी आया ही नहीं. इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाती थी. मैन मेड फैक्टर्स की बात करें तो समटाइम पीपल लिविंग ऑन द अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये होता ही है, जो लोग ऊपर रह रहे हैं रिवर के, जहाँ से रिवर शुरू हुई है, वो रिवर का वाटर या तो ज़्यादा यूज़ कर लेंगे या जो है वहाँ पे उसको गंदा कर देंगे, तो जो डाउनस्ट्रीम के लोग हैं उन्हें अच्छा पानी नहीं मिलता या मिलता ही नहीं है. पीपल लिविंग ऑन अपस्ट्रीम स्ट्रेचेस और चैनल कुड निगलेक्ट द क्लीन. अच्छा हाँ, दूसरी चीज़ क्या होती थी, जैसे कि ये जो स्टार्टिंग जो अपस्ट्रीम है ना, वहाँ पे सिल्ट भी इकट्ठा हो जाए, कोई मोटे मोटे पत्थर इकट्ठे हो गए, अब वो इकट्ठे हो गए तो पानी नीचे बह के नहीं जाएगा. कई बार ऐसे भी हो जाता था कि अपस्ट्रीम के लोगों की जिम्मेवारी है कि ऊपर से रिवर को साफ़ करा जाए, वो साफ़ नहीं करते थे और डाउनस्ट्रीम वाले लोग पानी को तरसते रहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, इसको आप अच्छे से रीड करो. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्यूनिफोरम. क्यूनिफोरम वर्ड जो है उसका मतलब क्या है, तो वर्ड क्यूनिफोरम डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है क्यूनिस. क्यूनिस मतलब होता है वेज, जैसे वेज शेप की एक हील्स होती है ना, ऐसे से जो कील देखी है तुमने, जिस पे फोटो फ्रेम टांग दिया, कुछ भी दीवार में लगाने को कील लगाते हैं, तो एक तरफ से पॉइंटेड, दो तरफ से ब्रॉड, उसको वेज शेप कहते हैं. वैसे इनके अक्षर होते थे, वैसे इनके लेटर्स होते थे, ठीक है. तो दस द वेज शेप सिम्बल्स विच रिप्रेजेंट द सिलेबल एंड साउंड ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड क्यूनिफोरम. व्हाट डू यू नो अबाउट द स्क्रिप्ट यूज्ड बाय मेसोपोटामियंस. तो भाई स्क्रिप्ट के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, इनका क्यूनिफोरम टाइप की उनकी स्क्रिप्ट थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द फैमिली नॉर्म्स ऑफ मेसोपोटामिया. ये क्वेश्चन बहुत फेमस है. फैमिली का इनका क्या सिस्टम होता था, तो अ न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ मैन, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वॉज द फैमिली नॉर्म इन मेसोपोटामिया. ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली होती थी. मैरिड सन इन हिज फैमिली समवेयर ऑफन रिसाइडेड विद हिज पेरेंट्स. ऐसा भी होता था, दादा दादी घर में ही रहते थे. एंड ऑफर फ्रॉम द ब्राइडग्रूम पार्टी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्राइड्स पार्टी वॉज नेसेसरी. यानी कि जब शादी होती थी तो लड़के को ही हाथ मांगने जाना पड़ता था अपने परिवार वालों को लेके, और फिर ब्राइड की तरफ से पार्टी होती थी, ठीक है. ग्रूम्स पार्टी वुड ऑफर गिफ्ट्स टू द ब्राइड्स पार्टी. अब ऐसा नहीं था लड़के वाले कुछ गिफ्ट नहीं देते थे, लड़के वालों को भी बहुत गिफ्ट देने पड़ते थे लड़की वालों को. दे वुड ईट टुगेदर. शादी वाले दिन इकट्ठे बैठ के खाते थे. एंड टेम्पल में जाके ऑफरिंग करते थे. डाउरी सिस्टम वॉज ऑल्सो इन वोक. दे ऐसे कि मतलब कि डाउरी सिस्टम भी एग्जिस्ट इन क्या करता था, क्योंकि ये लोग हर्ड्स, फील्ड्स, ये सब चीज़ें, कैश जो है बेटी को विदा करते हुए उसके साथ उसको दिया करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द अर्लीस्ट लैंग्वेजेस नोन टू मेसोपोटामियन. अर्लीस्ट लैंग्वेजेस इनकी सुमेरियन थी, सुमेर के बाद इनकी अकेडियन लैंग्वेज थी, ठीक है. व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन मतलब क्या है, तो अर्बनाइजेशन मतलब होता है जब लोग शहर में जाके शिफ्ट होते हैं, शहर में कामकाज शुरू होता है, उसे हम अर्बनाइजेशन कहते हैं. तो अ शिफ्ट ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम प्राइमरी ऑक्यूपेशन, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड हर्डिंग जो होती है नॉर्मल जो एग्रीकल्चर है, उससे अगर आप उठकर जा रहे हो सेकेंडरी एक्टिविटी की तरफ, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग या टर्शरी एक्टिविटी भी जिसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आता है, तो तब उसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन. विच वॉज द सेंटर ऑफ मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन. तो इनके मेसोपोटामिया में सेंटर कौन सा होता था अर्बन इंस्टीट्यूशन का, तो यहाँ पे होता था टेम्पल. जैसे अगर आप हमारे यहाँ पे कहोगे बेसिकली किसी भी शहर का सेंटर क्या, आप कहोगे बाजार वाला एरिया, वहाँ सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है, वहाँ को ट्रेड होता रहता है. इनके यहाँ पे टेम्पल वो जगह थी. टेम्पल वॉज द मेन सेंटर ऑफ अर्बन इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे हर काम होता था, डेली यूज़ का काम भी, यानी कि कॉमनर्स भी वहाँ जाते थे, बहुत कुछ वहीं होता था. राइट द नेम्स ऑफ नेसेसिटीज़ इम्पोर्टेड टू मेसोपोटामियन सिटीज़. इम्पोर्टेड मतलब जो ये लोग बाहर से ख़रीदते थे, तो इन्हें वुड भी ख़रीदना होता था, क्योंकि इनकी जो वुड थी वो पानी में नहीं काम करती थी जहाज वहाज बनाने के लिए. कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल, अब सब कुछ ही ये लोग गाइस ख़रीदा करते थे. क्यों ख़रीदते थे, क्योंकि इनके पास अनाज के अलावा ऐसा कुछ था नहीं, डेजर्टेड एरिया था सारा, तो ये टर्की और ईरान से सब कुछ इंपोर्ट करवाया करते थे, बदले में उन्हें अनाज देते थे जो उनके पास इतना नहीं होता था. हाउ डिड द चीफ्स इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस. अब चीफ जो होते थे, जो मेसोपोटामिया में चीफ्स हुआ करते थे, वो अपनी इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाते थे. तो ड्यूरिंग द वॉरफेयर जब कोई चीफ इमर्ज होता था विक्टोरियस, वो अपना लूट के जो सामान लाता था अपने फॉलोअर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता था, और जहाँ से वो जीत के आता था वहाँ से प्रिजनर्स लेकर आता था और उनको अपनी आर्मी में भर्ती कर लेता था, ठीक है, और उनको एम्प्लॉय करता था अपने गार्ड्स की तरह कि भैया फिर मेरा प्रोटेक्शन होगा. Thus the victorious chiefs increase their influence by the need of their followers and showing kindness towards the defeated. यानी कि ये भी नहीं करता था कि जिन्हें पकड़ के उठा के लाया उन्हें तंग कर रहा है, नहीं, उन्हें अपना वॉचमैन या अपना वॉचमैन क्या कह रही हूँ मैं, गार्ड बना के रखता था कि तुम मेरे अब सोल्जर बन गए हो, तो वो भी खुश रहते थे, और जिनके साथ लूट का सामान शेयर करा वो भी खुश रहते थे.
हु बिल्ट अ ब्यूटीफुल पैलेस एट मेरी, हाउ मेनी रूम्स वर देयर इन दैट पैलेस। तो ब्यूटीफुल पैलेस जो मरी का था वो किंग जिमरिम ने बनाया था, जो 1810 से 1760 BCE तक रहे। एंड यहाँ पे 260 कमरे थे एक पैलेस के अंदर ही, एंड ये 2.4 हेक्टेयर्स में स्प्रेड था। कुछ फोटोज इसके आपके एनसीईआरटी में गिवन है। मेंशन 2 फीचर्स ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया की सिटी। तो एंशिएंट मेसोपोटामिया की सिटी लैक अबंडेंट मिनरल रिसोर्सेज, यहाँ पे मिनरल नहीं होते थे, जैसे कि स्टोन हो गया, टूल हो गया, सील, ज्वेलरी, इस वजह से इन पे ये सब नहीं था। एंड इनको बहुत चैलेंज फेस करना पड़ता था जब भी इन्हें कोई कार्ट बनानी हो, तो व्हील चाहिए, बोर्ड बनानी है, तो लकड़ी का इनके पास साधन नहीं था। ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ लोकल रिसोर्सेज एंशिएंट मेसोपोटामियन सिटीज एंगेज इन ट्रेड, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज नहीं थी तो ये लोग ट्रेड शुरू करते हैं। एक्सचेंजिंग देयर अबंडेंट टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर एसेंशियल आइटम लाइक वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर एंड गोल्ड। तो फिर इनके पास टेक्सटाइल बहुत होती थी और अनाज होता था, तो उसको इन्होंने एक्सचेंज करा वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड से फ्रॉम द रीजन्स लाइक टर्की एंड ईरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। वाई डू यू थिंक असुरबनीपाल एंड नबोदीपत चेरिश अर्ली मेसोपोटामियन ट्रेडिशन। ये वो है अर्ली लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन जो आपके बुक के एंड में है, कि ये जो दोनों किंग थे ये अपने से पूर्वजों का जो उनका ट्रेडिशन था उसको क्यों इतना संभाल के रखते थे। तो असुरबनीपाल क्रिएटेड अ लाइब्रेरी एट नाइनिव टू प्रिजर्व द क्ले टैबलेट्स एंड ट्रेडिशन, वाइल नबोनिदस चेरिश द कल्चर एंड ट्रेडिशन एज वेल एज रिपेयर्ड द ओल्ड स्टैचू विच केम आउट आफ्टर एक्सकैवेशन। तो ये दोनों ही चेरिश करते थे। हु वॉज गिलगमेश। गिलगमेश की एक एपिक गिवन है, याद है कि उनका एक दोस्त मर गया था, तो उनका मन था कि यार मैं अमर होने का सीक्रेट जानूंगा। वो ढूंढने जाते हैं, वो तो मिलता नहीं, तो फिर वो वापस आते हैं अपना राज्य में। ये नहीं देखते कि कौन मेरे आगे बेटा राजा बनेगा, क्या होगा। वो हर समय घूम घूम के अपनी सिटी की दीवारें देखते रहते थे। वो कहते थे ठीक है मैं तो मर जाऊँगा, बट मेरी जो ये शहर है ये हमेशा इतिहास में रहेगा। एंड इट इज़ सच, अभी भी देखो तुम पढ़ रहे हो तो गिलगमेश तो अमर हो गए ना। ये कि उनको भरोसा था कि ये जो मेरी सिटी की दीवारें हैं ये मुझे आगे तक फेमस रखेंगी। तो यही पूछा जा रहा है कौन है गिलगमेश, तो अब आपको यही पूरी कहानी बतानी होगी। तो गिलगमेश एक बहुत ग्रेट हीरो थे, रूलर थे सिटी ऑफ उरुक के, मेसोपोटामिया के। ही इज फीचर्ड इन गिलगमेश एपिक। इनका फीचर कहाँ करा गया, गिलगमेश की एपिक में। एक लिटरेरी वर्क है जिसको 12 टैबलेट्स पे लिखा गया, 12 टैबलेट है इनकी एपिक की, इनकी पोएम जो है उसकी। गिलगमेश नोन फॉर हिज हेरोइक डीड्स एंड कॉन्क्वेस्ट एम्बार्क्ड ऑन अ क्वेस्ट फॉर इमॉर्टैलिटी आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। वो ढूंढने निकलते हैं इमॉर्टैलिटी का राज। डिस्पाइट फीलिंग इन हिज क्वेस्ट, वो तो नहीं मिलता। ही फाउंड कॉन्सोलेशन, मतलब अपने मन को तसल्ली देने के लिए उन्होंने प्राइड रखी अपनी सिटी में, एंड पर्टिकुलरली एडमायरिंग द फाउंडेशंस ऑफ द सिटी वॉल दैट ही हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बिल्डिंग। ठीक है। हाउ इज डिवीजन ऑफ लेबर अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिटी लाइफ, यानी कि सिटी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, बताओ कैसे। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या, जिसका काम उसी को साझे। इसका हिंदी में मतलब आप ये समझो, जिसका काम है वो वही करेगा। टीचर का काम पढ़ाना है, वही अच्छे से पढ़ा पाएगा। डॉक्टर का काम है ऑपरेट करना, तो वही करेगा। ठीक है। कुक का काम खाना बनाना है, वही बना पाएगा अच्छे से, सबसे बढ़िया तो वही बनाएंगे ना। ठीक है। और लॉयर का काम है केस लड़ना, तो वो लड़ेंगे। तो जिसका काम होता है उसी को ऐसे ही इनके ज़माने में था। जैसे इनको राइटिंग करनी होती, तो जो स्क्राइब्स है जिन्हें लिखना आता है वो लिखेंगे। जो टैबलेट बनाने वाले लोग हैं, ठीक है, उसके लिए पत्थर चाहिए, तो जो लोग ये ट्रेड करके पत्थर ला के दे रहे हैं वही करेंगे। क्ले चाहिए, जो लोग क्ले इकट्ठी करके ला रहे हैं वही करेंगे उस काम को। अब वो जो टूल्स बनाते हैं ये लोग, जैसे इन्होंने एक हथौड़ा बनाया जिससे कि ये कुछ काम करेंगे, टेम्पल बना रहे हैं, तो वो हथौड़े के लिए लोहा जहाँ से आ रहा है, तो वो हथौड़ा बनाने वाले को लोहा लाना तो नहीं आता ना, किसी से वो मंगवाएगा। ठीक है। और भी टूल जिसको बना रहा है उसके बाद कहाँ तक पहुँचाएगा, तो सबका काम अलग अलग होता है उस ज़माने। ये मत सोचो आज के समय पे ही डॉक्टर का काम, लॉयर का ये अलग है ये अलग है। उस ज़माने में भी जो भी मिनिमम काम होता था उसमें एक डिवीज़न होता था। जिसका काम होता था वही अपने काम को करता था, दूसरे वाले को नहीं आता था समझ में कि भाई ये कैसे होगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर इन सिटी लाइफ इज़ एविडेंट एज इंडिविजुअल स्पेशलिस्ट इन स्पेसिफिक स्किल और प्रोफेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टोन के सील का कारोबार, यानी कि एक पत्थर पे सील बनाने वाला, मतलब स्टैम्प बनाने वाला, वो पत्थर पे कुछ नक्काशी करके लिखेगा, फिर उसको आप स्टैम्प की तरह यूज़ कर सकते हो, वो तुम्हारा स्टैम्प हो गया है। तो उसको जो है फाइन कार्विंग करनी आती है, उसको नक्काशी करनी आती है, बट उसको ब्रॉन्ज टूल चाहिए, तो वो ब्रॉन्ज टूल के लिए ब्रॉन्ज टूल वाले पे डिपेंडेंट है। और कलर स्टोन्स चाहिए उसे सजाने के लिए, तो उसके लिए भी किसी पे डिपेंडेंट है, विच आर नॉट विद इन हिज एक्सपर्टाइज। सिमिलरली अगर ब्रॉन्ज टूल बनाने वाला है तो उसको मेटल और चारकोल चाहिए ब्रॉन्ज के टूल बनाने के लिए, उसके लिए वो किसी पे डिपेंडेंट है। दिस स्पेशलाइजेशन क्रिएट इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना, अमंग सिटी डेवलपर्स, एम्फसाइजिंग दैट दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट एंड नीड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम अदर। इसी से शहर की शुरुआत होती है। गाँव में तो फिर चलो आप देख सकते हो हर फार्मर को अपनी खेती करनी आती है, कमाई
खा लिया उसी को बना के बेच आए, वह हो गया। बट अगर आप शहर में आओगे और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आओगे, ये नहीं कह रही हूँ मैं वहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भी बहुत इंटरडिपेंडेंस की ज़रूरत है, बट सब्सिस्टेंस फार्मिंग में नहीं, बाकी फार्मिंग्स के अंदर, बट यहाँ पे और ज़्यादा आपको ज़रूरत है, ठीक है। This division of labor is distinctive feature of urban life, highlighting the cooperation and continuous interaction among people with varied skill and traits. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे लास्ट में रखा है। विद दिस गाइज हमने बहुत सारे क्वेश्चन, आई थिंक सो 20 क्वेश्चन हमने यहाँ इस 22 क्वेश्चन करे हैं, बहुत सारे MCQ भी करे हैं। ये चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पेपर बन के आता ही आता है आपका, तो इन्हें आपको ज़रूर पढ़ना है, बहुत अच्छे से इनको कवर कर लो। इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और जो है इसका PDF मिल जाएगा। और अभी तक अगर आपने राइटिंग एंड सिटी लाइफ चैप्टर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले चैप्टर पढ़ो, क्योंकि ये क्वेश्चन का कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हारे को अगर तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो। और मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि यार मुझे पता है, मैंने 1 घंटे 1.5 घंटे में जो चैप्टर पढ़ा है 2 मिनट में तुम बोर नहीं होगे और एक बारी में समझ में आ जाएगा। 4 दिन बाद भी पेपर है ना, और तब भी अगर आज पूरा सिलेबस पढ़ना शुरू कर दोगे तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग। तो जल्दी जाओ, पहले चैप्टर को पढ़ो और इसे पढ़ो, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो नहीं करा है तो। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।